वार्म ग्रीटिंग्स। फ्राइडे वाटर्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम कई महीनों से कोशिश कर रहे हैं फ्राइडे वाटर्स के सेशन में एक फन फील्ड हो और येट फ्रूटफुल भी हो टू इंटरैक्ट विद फ्यूचर जनरेशंस। आप जानते हैं कि फ्राइडे वाटर्स में हम वाटर टॉकीज कर रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं, थीसिस क्लब कर रहे हैं और वाटर आर्ट्स कर रहे हैं। वाटर आर्ट्स का जो फोकस है वो ये है कि आर्टिस्ट जो हैं जो विभिन्न तरह के आर्ट फॉर्म परफॉर्म करते हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाना और उनसे समझना, अगर वो वाटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में कहीं परफॉर्म करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं या वो करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से अपने आर्ट फॉर्म का पोटेंशियल देखते हैं एक सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए। क्योंकि हमें मालूम है कि आर्ट फॉर्म एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम रहा है समाज में बदलाव लाने के लिए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे उसके लिए मैं बहुत ही बेसिकली शुक्रगुजार हूँ पलाश चतुर्वेदी और जाहिद हुसैन का, जो आज हमारे साथ चर्चा करेंगे आपका ख्वाब। बिफोर दे डू दैट, मैं थोड़ा सा एक उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी ताकि हमें थोड़ा उनके बारे में और ज़्यादा हम लोगों को बता पाएँ और हमें ये जानकर पता चले कि आर्टिस्ट किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं देश में जगह जगह पे। जाहिद हुसैन जी का जन्म और पढ़ाई लिखाई कलकत्ते में हुई। भाषाओं के प्रति शुरुआत से ही उनका विशेष प्रेम रहा है और इस वजह से उन्होंने रंगमंच की तरफ रुख किया। पिछले कई वर्षों में वह कई विद्यालयों में रंगमंच की तालीम देते रहे हैं और साथ ही साथ उर्दू भी पढ़ाते हैं। 2017 में इनकी दास्तानगोई का सफर शुरू हुआ और बस इस अब कहानी सुनाते सुनाते एक रोज खुद कहानी हो जाना चाहते हैं या जाना है, उनका ऐसा कहना है। सो वेलकम जाहिद हुसैन जी। और हमारे साथ और पलाश चतुर्वेदी जी भी हैं और उनका जन्म हावड़ा में हुआ और पढ़ाई लिखाई बनारस और मुंबई में दृश्य कला और विज्ञापन जगत में कुछ वर्ष कार्य करने के उपरांत लेखन की ओर रुख किया है। उन्होंने कुछ कविताएं, नाटक और कहानियां लिख चुके हैं और पर उन्हें छपवाने से बच रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से वह भी शिक्षा के क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं और चल युगी साहित्य पर शोध कर रहे हैं। जब मैं दोनों से बात करूंगी एक टीचर होने के नाते, मैं ये भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अगर आप लिख रहे हैं तो उनको डेफिनेटली पब्लिश करिए, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट एफर्ट रहेगा लोगों तक दूर पहुंचने का। क्योंकि हम अपने आप कितने दूर तक पहुंचेंगे, अगर हम लेख लिखेंगे तो शायद बहुत दूर तक जाएंगे और बहुत लंबे समय तक लोग उसको पढ़ पाएंगे, हमारी विचारधारा को समझ पाएंगे। तो थैंक यू पलाश एंड थैंक यू जाहिद टू कम टू दिस सेशन। मैं थोड़ा मिक्स भाषा में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो लोग रहते हैं यहाँ पे आते हैं वो अलग अलग भाषाओं से आते हैं, इसलिए मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि मैं सभी का रिक्वेस्ट को लूँ। तो हम आज का जो डिस्कशन आपके साथ शुरू करना चाहेंगे, पहले हम जाहिद से बात करें तो मेरे ख्याल से एक अच्छा ये रहेगा कि हम जानना चाहेंगे। आपने उर्दू की बात कही है और आप अभी पढ़ाते भी हैं और हम जी जानते हैं कि कोलोकियल लैंग्वेज में उर्दू एक्चुअली हमारे जहन में बसी हुई है, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम रियलाइज नहीं करते हैं और हम उर्दू और हिंदी में ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं। बट ये जी सारी बातें होती रहेंगी। पहले तो हम आपको सुनना चाहेंगे और उसके बाद ही आगे का वार्तालाप शुरू करेंगे। ओवर टू यू जाहिद जी एंड जैसी पलाश। जी जैसा कि आपने पहले ही कहा कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो उर्दू के होते हैं। अब जैसे मैं मिसाल के तौर पे कहूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो जी लोग सोचेंगे कि भाई मैं एकदम बोलते हैं उर्दू बोल के दिखाओ, तो मैं बोलता हूँ मैं खाना खा रहा हूँ, ये तुम्हारा नाम क्या है? बोलते ये उर्दू कहाँ, ये हिंदी है। तो जावेद अख्तर साहब ने इसी बात को खुलासा करने के लिए कहा कि जब आपको समझ में आ रही होती है तो वो हिंदी होती है, और जहां नहीं समझ में आए तो वहां वो उर्दू हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे इस पे मैं अगर इस्तेमाल करूं, इसका पहला मिसरा देखिए, एक शेर है, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अब इसका पहला मिसरा जो है उसको तशरीह तलब करने के लिए वो थोड़ा जी तशरीह या एक्सप्लेनेशन में जाता है, तो उसको उसके लिए मतलब कि तब समझ में आता है लोगों को कि उर्दू है, सेकंड वाला लगता है हिंदी है। तो वहीं पर जैसे बात डिस्टिंक्शन क्लियर करके, जैसे कि हम कहते हैं तुंदिए बादे मुखालिफ, यानी कि तेज चलने वाली हवा, स्टॉमी हवा कहेंगे जिसको, तो ये जो ईगल्स होते हैं या फैल्कन्स होते हैं, ये तो और ऊंचा उड़ते हैं जब
तूफान आने वाला होता है, जब हवा बहुत तेज चलने वाली होती है, तो इंसान की जिंदगी में भी वैसे ही। तो ये उर्दू से अब देखिए, उर्दू को हम लोग अपनी दास्तान में भी दास्तान में तो खैर थी, हम लोग अपने स्टोरी टेलिंग सेशन में भी ले आए हैं। और अब कोशिश ये रहती है हमारी, खास करके मेरी, कि मैं अगर हिंदी बोलने वाले बच्चे अगर अच्छे पाता हूँ, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि थोड़ा उर्दू भी उनको पकड़ाया जाए, क्योंकि जबान दोनों मिली जुली जबानें हैं। मौसी और बिल्कुल माँ का रिश्ता, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल। एक मौसी है एक माँ है, तो बिल्कुल वैसी ही हैं। तो जैसे कि हम लोग दोनों अलग अलग तहजीब से आते हुए भी पलाशर में हम लोग दोनों, मतलब कि नाम से भी जो कभी कभी ऐसा पकड़ा जाता है हम लोगों को, तो जब दोनों के दोनों हम लोग उर्दू बोल रहे होते हैं और नई ऑडियंस होती है हमारे सामने, तो उनके लिए ये कहना मुश्किल हो जाता है कि कौन पलाश है कौन जाहिद है। तो यही चीज हमें बहुत अच्छी लगती है कि हमें बताना ना पड़े, और और बताने सबसे की अच्छी बात जरूरत ये मुझे भी है, कंफ्यूजन हुआ था, हमारे बच्चों को भी कंफ्यूजन हुआ था जब आपको रीच आउट किए थे नहीं पर सबसे बढ़िया बात यह है कि उर्दू या हिंदी कोई भी जबान आप नाम किसी का भी लीजिए, सब पानी की तरह ही फ्लो करती हैं। बिल्कुल। तो हमारी जो ये पहल भी है आपका ख्वाब, मैं इसका थोड़ा सा आपको भूमिका बता देता हूं पहले तो, जी कि जी जी इसका नाम बिल्कुल। आपका ख्वाब क्यों है। तो आब के मानी है पानी, जी पंजाब 5 नदियां हैं, और ख्वाब जो है वो सेकंड स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, ड्रीमिंग। अकॉर्डिंग टू द मांडुक्य उपनिषद, ओम को हम अगर 3 सिलेबल्स में ब्रेक करते हैं, चौथी स्टेट तुरियम है। ये जो दूसरी स्टेट है जहां हम सपने देखते हैं, जहां हम ख्वाब देखते हैं, वो एक जगह है जहां हम चीजें बदल सकते हैं। वेकिंग स्टेट में हम जागृत हैं, हम सब देख रहे हैं आसपास क्या हो रहा जी है, एक्चुअल चेंज वेकिंग स्टेट में आ रहा है। बट फर्स्ट वी हैव टू मैनिफेस्ट, और इन अ वे एक विजन होना चाहिए उस चेंज का। जैसे अब्दुल कलाम साहब ने 2020 का एक विजन बनाया, हमारी सरकारें जी 5-5 साल के विजन बनाती हैं। 2030 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक विजन है, जी 2047 का एक विजन है। सो वी हैव सो मेनी विजन्स एंड टाइमलाइंस। इवन जब हमने अमेरिकन सेंटर में वी डिड अ वर्कशॉप ऑन क्लाइमेटिक एक्शन, पोइट्री को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है क्लाइमेटिक एक्शन के लिए, बिल्कुल। हाँ तो उस सेशन में भी हम लोगों को ये बताया गया कि भाई टारगेट्स क्या दिए जा रहे हैं एनवायरमेंट को लेकर। देयर आर प्रॉपर टारगेट्स बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट्स। इसके साथ आंकड़ेबाजी भी हो रही है। और बिल्कुल। दूसरी बात, हम इसके लिए क्या क्या चीजें कर रहे हैं, कोशिशें क्या हो रही हैं हमारी तरफ से, पूरे सिस्टम सोसाइटी की तरफ से, एक इंसानी सभ्यता की तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं। तो हमने 2017-20 मार्च को, 20 मार्च अभी कुछ रोज पहले ही गया है, बहुत अच्छा वक्त हम लोगों जी ने जी चुना है जी। इस हाँ मीटिंग के लिए, कि 20 मार्च 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि गंगा और यमुना, इन दोनों को ह्यूमनाइज कर दिया जाएगा। और कोशिश भी हुई थी इस जजमेंट कोशिश भी को हुई के थी। लिए रेफरेंस दिया गया न्यूजीलैंड के एक जजमेंट का। जी तो बात यह है कि जब एक कानूनन तौर पर एक प्रयास हुआ, एक पहल हुई, तो हाउ डज द सोसाइटी रिस्पॉन्ड टू इट। क्योंकि हम किताबों में तो चेंज ले आएंगे, हम कानून तो 50 बना देंगे और पेड़ काट काट के और छाप देंगे किताबें, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हम पेड़ काट के किताबें छाप रहे हैं, हम तो वही कर रहे हैं। बिल्कुल। और किताब में ये लिख रहे हैं कि हमें अभी पेड़ मत काटो, पेड़ बचाओ, पेड़ काटना महापाप। तो मजाक तो हम खुद का उड़ा ही रहे हैं। तो ये आपका ख्वाब जो है वो ड्रीमिंग स्टेट है, जहां हम सही गलत भी हो सकते हैं, और हम अपनी आपस में बातचीत, एक खुलकर बातचीत कर सकते हैं, जहां हम किसी सच के लिए नहीं लड़ रहे। भाई हम ख्वाब देख रहे हैं, नदियां भी ख्वाब देख रही हैं, और नदियां हमारे जो काम है, हम जो उनकी भलाई के लिए जो काम कर रहे हैं, हाउ आर दे रिस्पॉन्डिंग टू दैट। कि हमने तो अच्छा या सोचकर किया था, हम तो आपकी मदद करना चाहते थे, पर आपने जो है हमारी बात नहीं मानी। हम बचा लेते अगर आपने इजाजत दी होती तो वही इजाजत मांगने का एक तरीका है ये कहानी। तो हम इसका जी शुरुआत का कुछ हिस्सा आपके सामने पेश करते हैं। बिल्कुल। जाहिर, चलिए शुरू करें। जी जी
तो देखिए, इब्तिदा यानी कि शुरुआत, इब्तिदा में लफ्ज था और लफ्ज ही खुदा है। बेस्म सुभाना की सभी तारीफें उसी के लिए है कि जिसने लफ्ज कुन कहकर, यानी कि बी एंड इट इज जैसे कहते हैं हम लोग, कुन फया कुन, बी एंड इट इज, कुन कहकर ये कौनो मकान पैदा किए, दुनिया बनाई और जमीनों आसमान बनाए, और क्या खूब बनाए कि उसके फैलाव में सितारे भर दिए। बीच में उनके चांद सूरज रख दिए और गोद जमीन की नदियों और ताल तलैयों से भर दी, कि फैज से उनके बागीचे फूलें और खेत लहलहाएं और बागों को रंग रंग के फूलों से सजाया। तो अब यहाँ पर हम लोग जैसा कि रवायत में करते हैं अपने, करूं पहले तौहीद यज़दां रकम, झुका जिसके सजदे में अव्वल कलम, सरे लौह पर रख बयाज़े जबीन, कहा दूसरा कोई तुझसा नहीं, सबों का वही दीन और ईमान है, ये दिल है तमाम और यही जान है, किसी से बरावे न कुछ काम जां, जो वो मेहरबान हो तो कुल मेहरबान, अगरचे यहाँ क्या है और क्या नहीं, अगरचे यहाँ क्या है और क्या नहीं, पर उस बिन तो कोई किसी का नहीं, पर उस बिन तो कोई किसी का नहीं, कलम गो ज़बां अपनी लावे हजार, लिखें किस तरह हमदे परवरदिगार, लिखें किस लिखे तरह किस हमदे हमद परवरदिगार। परवरदिगार। अब देखिए, गुलगुना कशान आर्ज़ शाहिद बयां इस तरह फरमाते हैं कि ये दास्तान उस वक्त से शुरू होती है जब ये पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड जो है अंधेरे और तारीकी में डूबा हुआ था, और तीनों लोगों, धरती, सराग और पताल, इनका नामो निशान तक नहीं था। और तीनों आलम, आलम मलकूत, आलम जबरूत और आलम हाहूत वजूद में भी नहीं आए थे। उस वक्त इस जगत में किसी भी प्रकार का कोई जीव जंतु नहीं जन्मा था। तो फरमाया चलयुग के बुजुर्गों ने कि जल ही जीवन है, और आबो जल हवा ही के जीवन बगैर है। कोई जिंदगी नहीं पनप सकती। और इसी वजह से अय्यारों ने, यानी कि स्पाइस ने, चांद और मंगल पर भी पानी खोजना शुरू किया, ताकि इंसान धरती की तरह ब्रह्मांड में और भी इलाकों को स्वर्ग बना सके। समझ रहे हैं आप? और इसी सिलसिले में जब सब मुल्कों के एक्सपर्ट्स में कंपटीशन चलने लगा, मुकाबला चलने लगा, तो एक मुल्क ने चांद पर एक तिलिस्मी यानी कि एक मैजिकल विमान भेजा, और पड़ोसी मुल्क ने शान बरकरार रखने के लिए कहा कि भाई हम भी एक विमान भेजेंगे तिलिस्मी किस्म का। तो कुछ रोज बाद पूरे मुल्क में ढिंडोरा पिट गया कि पड़ोसी मुल्क को भले ही चांद पर पानी ना मिला हो, पर हमारा विमान चांद पर पहुंच गया है और वहां बेइंतहा पानी है। अरे जहां देखो पानी ही पानी है। ये मंजिले ख्वाब है और महवे सफर पानी है। आंख क्या खोली कितना हद्दे नजर पानी है। पूरे मुल्क में जश्न का माहौल था कि आखिरकार ये साबित हो गया कि इस मुल्क का दुनिया में कोई सानी नहीं है। इस बात से हुकूमत पसंद लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि पड़ोसी मुल्क को हमने नीचा दिखा दिया, और हुक्मरान इससे खुश थे कि इसी बहाने आवाम को ऐसा लगेगा कि पानी की समस्या भी हल हो जाएगी। हल हो गई। फिर कुछ रोज बाद जब ये पता चला कि वो तिलिस्मी विमान, मैजिकल विमान, दरअसल आसमान की तरफ कुछ दूर जाकर फुस हो गया और औंधे मुंह समंदर में आकर गिर गया। हाँ, और हुक्मरानों ने, यानी कि रूलर्स ने, ये फैसला किया ये खबर महफूज रखी जाए, सीक्रेट। क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो आवाम अय्यारों पर, मैजिक पर एतबार नहीं करेगा। फिर चली जाएगी आवाम की, और जश्न में खलल पड़ेगी उनके। वैसे ही बेचारों को खुशी के लिए चंद झूठ ही तो नसीब होते हैं। और फिर झूठ की यही तो ताकत होती है कि अगर झूठ को पूरे मन, कर्म, वचन से बार बार दोहराया जाए तो वो सत्य बन जाता है। अब पता नहीं हमें इस झूठ को कितनी बार दोहराना पड़ेगा कि ये सच बन जाए। पर दरियाओं की दुनिया से एक बहती बहती खबर आई है कि इस दुनिया में अब इंसानी कौम का वक्त आ चुका है। खबर मिली है कि अब बहुत जल्द एक भयानक जल प्रलय आने वाला है। यानी उन तमाम अंग्रेजी फिल्मों वाले स्पेशल इफेक्ट्स हमें सच में दिखाई देने वाले हैं, वो भी मुफ्त में, वो भी लाइव। हाँ, सुनामी से भी ज्यादा कुछ। पर ऐसा
कैसे हो सकता है? देखिए 2012 वाली भविष्यवाणी तो एकदम बेकार हो गई। बस एक फिल्म बनी थी और माफ कीजिएगा वो भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। देखिए, सालों के फेर में मत जाइए। 2020 को गालियां दे दे के आपने आगे के सारे साल खराब करने शुरू कर दिए। देखिए, सही मुझे बात। तो जितनी खबर है, मुझे इतना मैं उतना बता सकता हूँ कि बाकायदा मेरे पास कागज है, सारी चिट्ठियां हैं मेरे पास। अच्छा, कागज मतलब कहाँ के कागज? कौन से कागज भाई? जल प्रलय भी कोई ऐसे घोषणा घोषणा करके आती है? पासपोर्ट वीजा दिखा कर आती है? जी समझ लीजिए, खुदा की वसीयत हाथ लग गई है। दरिया की हैं? दुनिया से सीधी खबर मिली है। सुना है कि एक अच्छा। दरबार बिठाया जाने वाला। धरती के सारे दरिया मिलकर दरियाओं के शहंशाह वरुण देव के पास जाने वाले हैं। अरे लेकिन क्यों? हम इंसान तो दरियाओं को बचाने के लिए कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। हैं? सरकारी खजाना खाली पे खाली हुआ जा रहा है। उन्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि हम इंसानों ने उनका संरक्षण किया है, प्रोटेक्ट किया है उन्हें। बस इस एहसान का बोझ ही तो उनसे उठ नहीं रहा है। इसलिए वो सब मिलकर एक मंसूबा बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि एक भयानक जल प्रलय, द ग्रेट फ्लड आएगा और पूरे संसार को डुबोकर ले जाएगा। और इस पूरी सृष्टि पर सिर्फ एक मनुष्य बच जाएगा, समझे? हम्म, वो मनु के नाम से जाना हम्म, जाएगा और वही एक नए अच्छा। कालखंड की शुरुआत करेगा। वही राम होगा, वही अल्लाह होगा, वही ब्रह्मा होगा, वही होगा एक ओंकार। तो अब कुछ किया नहीं जा सकता क्या? हाँ, कोई तो उपाय बताओ। अरे तुम तो हर दुनिया के राज को जानते हो, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हो, तुम्हारे जहन में सब कुछ बसा हुआ है। मुझे ये बताओ कि आखिर ये दरिया सोच क्या रहे हैं? अब आप तो जानते हैं हाजरीन नाजरीन के ऐसे दरिया की दुनिया में जाना कोई बच्चों का, अरे बच्चों का ही खेल है शायद, एमपीएल का खेल नहीं है। पीर फकीर ज्ञानी ध्यानी सब यही कहते हैं कि जो दरिया के उस पार चला गया वो वापस लौट कर नहीं आता। पर सोचा जाए तो दरिया के उस पार है क्या? खिले हुए हैं फूल सितारे दरिया के उस पार। अच्छे लोग बसे हैं सारे दरिया के उस पार। महकी रातें दोस्त हवा पिछली शब का चांद। रह गए सब खुशख्वाब नजारे दरिया के उस पार। यूं लगता है जैसे अभी रास्ता तकते हैं। गए जमाने रेत किनारे दरिया के उस पार। गूंजती है और लौट आती है अपनी ही आवाज। आखिर कब तक कोई पुकारे दरिया के उस पार। तो खैर मकदम है आपका दरिया की इस दुनिया में। पर ये क्या, हमने तो आ, ये खूबसूरत नजारों का तस्वुर किया था यहाँ पर है। पर यहाँ तो एक अजीब सा सन्नाटा जैसा दिखाई दे रहा है, कुछ शांत एकदम समंदर जैसा कोई हो। यहाँ फूल की क्यारी और आबशारों के झरोखे नहीं है। यहाँ तो केमिकल्स और प्लास्टिक और न जाने किन किन चीजों का मलबा पड़ा है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर। वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। ये वो शहर तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। इस इस खामोशी खामोशी में। में एक अजीब सा गुस्सा है, अजीब सी चुभन है, जैसे कि कोई परलय आया हो। या आने वाला हो। मैंने कहा था ना आपसे, ये खबरें कहीं सुनी नहीं है, आंखों देखी हैं। हाँ जी, दरअसल बात कुछ ये है कि चलयुग के अय्यारों ने यानी कि स्पाइस ने कुछ खत के पुलिंदे इकट्ठा किए हैं, उनको मिले हैं कहीं से, जो कि इस दरिया की दुनिया से ही आए हैं। कैसे खत? कौन से खत? अरे वही जो इन दरियाओं ने आपस में एक दूसरे को लिखे हैं। हटिए, क्या अहमकाना बातें करते हैं। दरिया भी कभी खत लिखता है? और लिखेगा तो खत भीग नहीं जाएगा, स्याही घुल नहीं जाएगी। अरे लिखने पढ़ने की सलाहियत जो है ना, उसकी काबिलियत बस हम इंसानों के पास होती है। इसलिए तो हम दुनिया हम्म। पर राज करते हैं। इस दुनिया पे या उस दुनिया पे? हाँ, किस दुनिया पे राज करते हैं इंसान? अरे मुश्किल से 7-8 दशक की जिंदगी मिलती है जीने को, वो भी बर्बाद कर देते हैं ऐसे ही ये जुगाड़ की बात में।
पानी के बगैर तो किसी भी दुनिया का वजूद नहीं है, ना इसका ना उसका। पानी मिटकर भी रह गया पानी, कोई क्या बात कह गया पानी, कट गया बूंद बूंद में पत्थर, चोट पत्थर की सह गया पानी। ख्वाब भी बर्फ के घरौंदे थे, जब खुली आंख रह गया पानी। कहते हैं जब खुली पुरातन आंख काल में भगीरथ रह साहब, गया पानी। अब देखिए यहाँ से कहते हैं पुरातन काल एक में, छोटा सा मैं जिस्ट में बताता हूँ आपको, अब क्योंकि अब काफी चीजें हम कवर कर चुके ऑलरेडी, जी और अब ये खत हम आपके सामने एक एक करके उजागर करेंगे जो हमें मिले हैं। ये हम अब परफॉर्मेंसेस में म्यूजिक के साथ इसे कर रहे हैं, और बच्चे पढ़ते हैं इन खतों को। हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को हम लोग इसमें इन्वॉल्व करें, छोटे बच्चों को। जैसे आपने शुरुआत में एक बात कही थी, एकदम कार्यक्रम की अपनी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि हम इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाएं, कैसे पहुंचाएं, अवेयरनेस, मास अवेयरनेस कैसे की जाए, एजुकेशन को हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए। वोट हर व्यक्ति दे सकता है, पर एजुकेशन के दरवाजे हर व्यक्ति के लिए नहीं खुले। उसे पता भी नहीं है कि डेमोक्रेसी होती क्या है, पर वो वोट देने की उसको हक है, और उस हक का उसे पूर्णतः फायदा भी उठाना चाहिए। तो हम एक जगह जहां पर खड़े होते हैं, कई बार क्या होता है कि आर्टिस्ट जो है ना, जब सोसाइटी से रिलेटेड बात करता है तो वो राजनीति में फंस जाता है। ये बहुत समस्या आजकल आर्टिस्टों के साथ होती है। कई सारे घबराने लगे हैं, कई सारे इस पे नाराज होने लगे हैं। हमारा कहना है गो विद द फ्लो, पानी की तरह हो जाइए। आप पानी हैं, आप खाब की दुनिया में रहते हैं, खाब की दुनिया को तो बेहतर बनाइए पहले। बाहर की दुनिया तो धीरे धीरे अपने आप बेहतर होने लगेगी। पहले ख्वाब को तो बेहतर बनाइए, पहले ख्वाबों को तो बेहतर बनाइए। अगर आपके ख्वाब में ही डर है, अगर आप चौक की ओर जाते हैं बार बार, अनिश्चित हर चीज है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी पैंडेमिक ने हम लोग से इंट्रोड्यूस नहीं की, बहुत पुरानी चीज है। मृत्यु बहुत पुरानी चीज है। यमुना यम की बहन है, बिल्कुल यमुना यम की बहन है। ये बात आपको पता होनी चाहिए जब आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करें। और गंगा जो है, गंगा का अवतरण पाप धोने के लिए हुआ है। तो गंगा मौका है, इसलिए गंगा को बचाया जाता है, और यमुना मृत्यु है, इसलिए उससे भय खाया जाता है। कितनी सरल शब्दों में आपने ये बात कही। पर मैं आपके ख्वाब के पास फिर से जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद ख्वाबों में चली जा रही हूँ। ख्वाब देखना एक बहुत जरूरी काम है, मुझे लगता है। और ये बहुत अत्यंत दुख की बात होगी अगर कोई ख्वाब नहीं देख पाता है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, जब तक हम ख्वाब नहीं देखेंगे तो हम उस पर अमल कैसे करेंगे, उस पर चलेंगे कैसे। तो पानी के संदर्भ में भी ये मैं अपने निजी जीवन में महसूस करती हूँ कि ख्वाब देखने से ही हम उस तरफ चल के जा पाएंगे। तो क्या हम आज लोगों के बीच में जब आप जाते हैं, आपको लगता है कि हर व्यक्ति इतना लकी है, या वो ख्वाब देखने के काबिल रहा है? अब एक बहुत अच्छा सिंपल सा जवाब दूंगा इस बात का जी। हम जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वो लकी शायद अभी ना हुआ हो, पर अब उसकी मुलाकात हमसे हो गई जी। अब उसे हमारी लकी तो हो गई, जाना हमको ये चाहिए। पता है हमारी तो हो गई तो आपको अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए। बिल्कुल हम आप समझ रहे हैं। अब जैसे हम आपसे मिले तो हमें लगा आप भी एक ख्वाब देखने वाली व्यक्ति हैं जी। तो हमारा भी, हम तक आप पहुंच गई ऐसे। देखिए लाइक माइंडेड लोग कहीं ना कहीं जाकर एक साथ मिल जाते हैं। तो हम सब मिलके आपका ख्वाब कैसे देखें? देख रहे हैं बिल्कुल देख रहे हैं। ये तो ख्वाब है, ख्वाब में तो कुछ भी हो सकता है। आप उसको सोचना शुरू तो कीजिए। अब धीरे धीरे देखिए, अब हमारा ये संदेश जो हम दे रहे हैं, ये हमारी एक दास्तान में नहीं झलकता, ये हमारी हस्ती में झलकता है, हमारे वजूद में झलकता है जी। ये हमारा जो पहला जो हमने ट्रेलर भी भेजा था कि भाई 70% तो हम भी पानी है, हम भी पानी है, हम स्वयं को बचा रहे हैं, हम बिल्कुल। किसी और को नहीं बचा रहे हैं।
एक शेर है हम लोगों की, एक किस्सेबाजी में ही हम लोग ने लिखा है ऐसी जामिंग में कि ये जंग जो लड़ते हैं हम, ये जंग जो लड़ते हैं हम, ये जंग आदम तो नहीं, ये जंग जो लड़ते हैं हम, ये जंग आदम तो नहीं, ये मुफलिसी, ये बेकसी, इतना बड़ा भी गम नहीं। माना के काफिर का भरोसा है खुदा से उठ गया, माना के काफिर का भरोसा है खुदा से उठ गया, पर काफिरी में सोचता खुद को खुदा से कम नहीं। तो जब हम ये सोचते हैं कि हम एनवायरनमेंट को बचाएंगे, हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? हम दौड़ के जाते हैं, हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। हम जाएंगे, हम दौड़ दौड़ के लोगों को बताएंगे जगह जगह। अब देखिए हमारे पास एक हथियार है, आज की तारीख में मैं और आप बात कर रहे हैं, अलग अलग जगह बैठे हुए जी, हम इसे कैसे यूज कर रहे हैं। बात यह है कि टेक्नोलॉजी बुरी चीज नहीं है, बट आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भागेंगे नहीं, हम लोग टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ेगी हम लोग उसके साथ चलते जाएंगे, हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, पर हम अपनी रूट्स को नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, हम अपने पानी को संभाल के रखेंगे। हमें प्रगति से कोई समस्या नहीं है, पर प्रगति अगर हमारी हस्ती को, हमारे वजूद को खा जाए, ऐसी प्रगति किस काम की है? ये छोटा सा बुनियादी सवाल है, बहुत ही बुनियादी सवाल है, ये हर व्यक्ति को स्वयं से पूछना है। हाँ, मैं भी यही बोलने जा रही थी कि ये सवाल तो हम सबको अपने आप से पूछ रहे हैं, किसी से पूछने के पहले। मैं आपसे बात करूं, आप मुझसे सवाल पूछना तब बंद करेंगे जब आप स्वयं से सवाल पूछने लगेंगे। बिल्कुल। और आपको सारे जवाब पता चलेगा, आप ही के अंदर है। अब जो मैंने शुरुआत में कहा, मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य है मेढक, कुएं का मेढक। अब ये कई फिल्मों में भी आया, पॉपुलर कल्चर में भी है ये सारी चीजें। हम उर्दू, जैसे उर्दू हम ढूंढ नहीं पाते कहाँ है। उर्दू है, बहुत सारी है, इतनी सारी है कि आप खोज खोज के थक जाएंगे, इतनी आपको मिलती जाएगी। हम अलग भी नहीं कर सकते अपनी भाषा से और अपने रहन कहीं सहन वो से। हमारी जात का हिस्सा है, वो पानी की तरह मिल गई हमारी जात। बिल्कुल। हिंदी जहां जाती है उसका रंग बदल जाता है थोड़ा सा। उपनिषद के ज्ञान भी तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि दुनिया में पानी के बारे में भी उपनिषदों में सबसे पहले लिखा गया है, जब से ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है। हमने अभी रिसेंटली एक सीरीज किया कि पानी को स्पिरिचुअल और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में कैसे देखा जाता है, देखा गया है। तो हमने ये पाया कि जब एक्सपर्ट्स ने हमारे साथ बात किया, तो हर रिलीजियस और स्क्रिप्चर्स में पानी का वर्णन है और बहुत ऊंचा स्थान है, और वो शायद इसलिए कि मैं ही पानी हूँ। तो जो भी लिखने वाले हैं वो इस चीज को नकार नहीं सकते, हम इस बात को कि आप तो हम ही हैं। आप एक बहुत आप खूबसूरत बात आपको बताता हूँ कहानी के भीतर की। एक इसको स्पॉइलर भी बोलते हैं आजकल की जबान में। एक स्पॉइलर देता हूँ आपको हमारी कहानी में। जी बोलिए। कि गंगा और यमुना को तो आपने वो कर दिया, ह्यूमनाइज कर दिया, पर त्रिवेदी अभी भी जिंदा है। बिल्कुल। सरस्वती इज स्टिल अलाइव। सरस्वती अभी भी गॉडली है, डिवाइन है, क्योंकि उसे खोजना ही मुश्किल है। तो हमारी कहानी सरस्वती की उपासना आप कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि ब्रह्मा ज्ञान के देवता हुए और ब्रह्मा के बगल में सरस्वती बैठी हैं जो कला की देवी। वो ज्ञान को रस देती हैं, ज्ञान में एक ऐसी चीज लाती हैं जो लोगों तक पहुंचे, वो ज्ञान को प्रभा देती हैं। तो सरस्वती जरूरी है कि अब ज्ञान को प्रभा दे। लक्ष्मी की का काम करती हैं। लक्ष्मी और सरस्वती के रोल्स में जो है वो कंफ्यूज ना हो लोग, सबके अपने अपने रोल हैं। हमारी माइथोलॉजी का पर्पस यही, और कुछ नहीं। आप उस पर लड़ लीजिए, मंदिर बनाए, जो आपको करने कीजिए, एंजॉय कीजिए, बट उसका पर्पस आनंद है और बेहतरी है इंसानियत की। आप पृथ्वी को कितने दिन बचा के रख सकते हैं एक अच्छे रूप में। आप स्वयं कितने दिन बच सकते हैं एक अच्छे। आप तो नहीं बचेंगे, आप तो ऐसे ही जा रहे हैं, आपके पास तो बहुत कम समय।
बट जो मैं कन्वे करना चाहती थी, क्योंकि मेरा लैंग्वेज भी इतना अच्छा नहीं है आप लोग के जैसे, आप लोग इतनी अच्छे से बातों को शब्द रखते हैं, शब्दों का आप लोग का जो इस्तेमाल है बहुत अच्छा है, पर जो एक मनुष्य की तुच्छ जीवन है, छोटी सी एक लाइफ स्पैन है पृथ्वी के हिसाब से देखें, क्या उसका जीवन का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि वो अपने लिए भी सुंदर से जिए और अपने सराउंडिंग के लिए भी जिए? हमारा पर्पस क्या होगा जीने का? पर्पस होता है एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो हमको ये, हमारा जो जन्म हुआ है, हम ये देखें कि पृथ्वी कितनी सुंदर है। बिल्कुल। ये सबसे अहम पर्पस है, ये हमको पर भूलना नहीं चाहिए। पास में उगा हुआ फूल देखें, जो जंगली फूल उगा हुआ है ना आपकी पानी की टंकी के नीचे, जी, उस पे जो जंगली फूल उगा हुआ है वो आप देख सकते हैं। आपको बिल्कुल उसके लिए किसी दूसरे पहाड़ पर कोई नील कुसुम लेने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। नील कुसुम। एडवेंचर देखिए इतना बढ़ गया आज की तारीख में, एडवेंचर इतना बढ़ गया है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है इंसान की कि पूरा शार्क टैंक हो गई है दुनिया। सारी की सारी शार्क है, छोटी सब मछली कुछ कोई बची नहीं। टूरिज्म हो गया है, सब कुछ टूरिज्म हो गया है। सब शार्क है, सारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी मछलियां सारी खत्म होती जा रही। तो क्या हम सब शार्क बनना चाह रहे हैं? बनना तो सब चाहते हैं, क्यों नहीं बनना चाहते? 100 तो करोड़ हम तो मुझे अपनी भी खुद बहुत की अच्छे लगते हैं भाई। आइडेंटिटी खत्म कर दें और हम सब शार्क, हम कुछ और बनना चाह रहे हैं यही दूसरों को सवाल देख। है, यही सवाल है कि आप अपनी आइडेंटिटी को बचाए हुए शार्क कैसे बन सकते हैं? आप वेल बन सकते हैं क्या? आप शार्क तक रुक क्यों गए? और आगे सोचिए, वेल बनिए। और कोई दिव्य, हमारे तो पुराणों में इतना कुछ, पुष्पक विमान हमने कितने हजारों साल पहले उड़ा दिया था, बहुत हजारों साल पहले, कल्पना में, दुनिया में, मैं सच की बात ही नहीं कर रहा, पर उड़ाया। किसी ने विचार किया कि एक विमान उड़ सकता है, तो एक ल्यूइस कैरल ने एक बात कही थी कि इमेजिनेशन इज द ओनली वेपन इन द वॉर अगेंस्ट रियलिटी। ये जितने भी बड़े बुद्धिजीवी हैं सब एक ही बात कह रहे हैं, बस आप समझने में भेद है। पानी सब में एक, बस समझ में भेद। तो आप अपना मटका बेहतर करिए, आप अपनी सुराही बेहतर करिए, आप समंदर को गाली मत दीजिए। स्पिरिचुअली भी, टेक्निकली भी, इट एक्चुअली वी आर ऑल वन वाटर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट ये बात को हम कितने सिंपल तरीके से समझा सकते हैं, इसके रास्ते ढूंढना कई लोगों की एक अपना पर्पस बन गया है जीवन का। और उसी पर्पस के तहत ही हम वाटर आर्ट्स जैसे करते हैं, वाटर टॉकीज करते हैं, फिर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, यंग स्कॉलर्स को बुला रहे हैं कि आप पानी को कैसे देखते हैं, पानी को कैसे समझते हैं। तो मैं आपसे एक एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी, जब आप स्टोरी टेलिंग करते हैं लोगों के सामने और लाइव परफॉर्मेंसेस होता है, ये तो आज हमारा डिजिटल परफॉर्मेंस है, डिजिटल लाइव परफॉर्मेंस है, जब आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष रहते हैं और आपके पास थीम बाउंड रहता है और आपने आपके ऊपर काफी सारे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, तो लोगों के अंदर एक एक्सप्रेशंस कैसे रहते हैं, किस तरह के उनमें डिस्कम्फर्ट आता है, या किस तरह से वो ओपन अप करते हैं आपके साथ, किस तरह के कॉन्वर्सेशन में आते हैं? क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्ट फॉर्म है स्टोरी टेलिंग, जिसमें सुनने वाले आपके साथ हो जाएं और आपके साथ एक महसूस करे, ताकि आपके साथ कम्युनिकेट कर पाए। पर चूंकि भाषा का जो उपयोग रहेगा वो आपका एक रिफाइंड भाषा है आर्टिस्ट होने के नाते, तो कॉमन जो लोग हैं वो आपके साथ किस तरह से लेवल प्लेइंग और कम्युनिकेट करते हैं फिर, और आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि मैं खुद भी वो रियलाइज कर रही हूँ। आई विश मैं आप लोग के जैसे सुंदर शब्दों का यूज कर सकती, पर वो मेरी लिमिटेशन है। आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जबान जो है ना वो एक माध्यम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उससे ज्यादा कोई आप उसको तवज्जो बहुत ज्यादा मत दीजिए, वो सिर्फ एक माध्यम है। एक इंसान से बात कर सके अपने मन की, बस। इससे ज्यादा जबान को और भारी मत बनाइए, इसको ढोना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी, आप जो कहें दिल से कहते हैं आप, तो आपकी बात सामने वाले तक पहुंचती है। हमने आंध्रा में, अब गोदावरी के किनारे हम एक बार
वहां जाना हमारा हुआ और हमने वहां गोदावरी के किनारे अपनी कहानी सुनाई, जहां अधिकतर लोग मतलब वो अपनी भाषा ही, वहां पर ये चीज है, अपनी भाषा को लेकर, रीजनल लैंग्वेज को लेकर लोगों में बहुत ही ज्यादा प्राइड है और वो दूसरी भाषाओं को जबरदस्ती सीखने में पागल नहीं होते कि भाई हम ये सीख लेंगे तो हम बाहर इंटरनेशनल चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। वो अपनी भाषा सीखते हैं। वहां जाके उन्होंने हमारी जो दास्तान सुनी उर्दू में, हिंदुस्तानी में, उन्होंने झेली, आधे घंटे समझने की कोशिश की उन्होंने। बात ये थी कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था पर वो भाव से कनेक्ट कर रहे थे कहीं, और क्राउड था पूरा सड़क के बीच में। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि किसी क्लोज्ड स्पेस में थे हम सड़क पर परफॉर्म कर रहे थे गोदावरी के किनारे, इतनी बढ़िया लोकेशन में, और किसी को समझ नहीं आ रही हमारी बात पर हमारा भाव सबको समझ आ रहा है। तो अगर भाषा माध्यम की जगह बैरियर बन जाए तो मुश्किल है। बिल्कुल। तो भाषा इसलिए हमने उर्दू चुनी, उर्दू की हम बात करते हैं, हिंदुस्तानी की हम बात करते हैं, क्योंकि ये जबान है आवाम की जबान, ये आवाम की जबान है और इसमें तहजीब है, आवाम की तहजीब है, एक व्यक्ति की नहीं, अवधि है इसमें। अब खड़ी बोली जो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली की ग्रामर जिस तरीके से डिफाइन करी है, जैसे जाहिद ने शुरुआत में एक एग्जांपल दिया, हम लोगों की लैंग्वेज में वो चीज दिखाई देती है, वो प्रभाव दिखाई देता है, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक। अब जैसे मैंने राजनीति की बात की, तो एक साहित्यकार राजनीति की बात कैसे करता है, रामधारी सिंह दिनकर सिखाते हैं। बिल्कुल। कि जवाहरलाल नेहरू से कहा कि जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसको संभालता है। मुझे नेता नहीं बनना, मुझे प्रधानमंत्री तो कतई, प्रधान सेवक तो कतई नहीं बनना, मुझसे इतना मेहनत नहीं होती। मैं सोना मुझे 8 घंटे पसंद है, मैं अच्छा शानदार छोटी सी जगह बढ़िया जीवन चाहता हूँ, बड़ा बंगला भी नहीं चाहिए मुझे, कोई दिक्कत नहीं मुझे छोटी सी अपनी जगह में। बट ये है कि मैं साहित्यकार के रूप में क्या उनका सहयोग कर सकता हूँ, मैं अकबर का बीरबल बन सकता हूँ, मुझे अकबर नहीं बनना, मैं क्या उसका बीरबल बन सकता हूँ। मेरा काम सिर्फ उतना है, मैं अगर अपनी कहानियों में वो सेकंड स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में रहता हूं, मुझे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत चीजों की दरकार नहीं। दैट इज सस्टेनेबल लिविंग, दैट इज सस्टेनेबल लिविंग फॉर यू। मुझे इम्पैक्ट पता हो जो मैं कर रहा हूं उसका, मैं कोई चीज खा रहा हूं, मैं खाना फेंक रहा हूं, मैं पानी का नल खुला छोड़ रहा हूं, मैं अगर एक पेड़ लगा रहा हूँ, छोटा सा पौधा लगा रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट क्या है, मैं कचरा फेंक रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट क्या है, मुझे अगर वो पता है इतना काफी है। मैं एक्शन क्या कर रहा हूँ वो मुझे विवेक से तय करना पड़ेगा, और विवेक के लिए आपको एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने पड़े। और अब हम स्ट्रक्चरल बदलावों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक नई एजुकेशन पॉलिसी है जो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं इस समय। रियलाइजेशन करना जरूरी है। And there are a lot of good things about the education policy, especially related to language and culture. And yes, अच्छी चीजें क्या knowledge. जी, सबसे पहले मादरी जबान, माँ की भाषा, आप अपनी माँ की इज्जत करें। सबसे पहली चीज, हमको कहा गया अंग्रेजी जो है अच्छी भाषा है, बाकी सारी भाषाएं नीची हैं। हम घर में जाके कहते थे हमारी माँ को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, क्या फूहड़ औरत है। हमारी माँ एमए करके आई है हिंदी में, बट अंग्रेजी नहीं आती, फूहड़। ये जो कल्चरल डिसइंटीग्रेशन हुआ, ये हम लोगों ने महसूस किया है, और हर आर्थिक परिस्थितियों में, हमारी सामाजिक परिस्थितियों में, हर जगह वो चीज रिफ्लेक्ट करती है। तो इसलिए हम स्कूल्स के साथ काम करते हैं। सबसे पहले हम होम स्कूलिंग तक में काम कर रहे हैं। हम होम स्कूलिंग भी जो बच्चे कर रहे हैं, हम उनको भी एक तरीके से, अगर वो चाहते हैं होम स्कूलिंग करना, तो उन्हें वो संभावनाएं दी जानी चाहिए हर प्रकार से, और हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचना चाहिए। उसके लिए जो भी करना हो, एक आदमी नहीं कर सकता, बहुत लोग करेंगे, पर आप ये नहीं कह सकते एक साथ 1 लाख लोग जग जाएंगे। धीरे धीरे 2-3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, ऐसे ही होंगे। तादाद उनकी बढ़ती घटती रहती है हमेशा, बट ये रेवोल्यूशन चलता रहता है, ये रेगुलर चीज है। ये कोई आप जाके कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, कभी किसी के खिलाफ लड़ते हैं, कभी किसी के खिलाफ लड़ते हैं। आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं ये आपको चुनना है, या आप किसी के लिए लड़ रहे हैं। चाणक्य धनानंद को हटाना चाहते थे, या चाणक्य भारत को एक बेहतर देश बनाना चाहते थे?
अगर फोकस धनानंद को हटाने पे होता तो शायद चाणक्य सक्सेसफुल नहीं होता। चाणक्य को देश से प्रेम था, देश को अपनी माँ की तरह प्रेम करता था और माँ को भी देश की तरह मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो अपनी जबान की इज्जत करेगा। बंगाल में हम लोग दोनों पैदा हुए, हम लोग की कुछ पहले की पीढ़ियां भी बंगाल में रही हैं और आज हम लोग बांग्ला भी कोशिश करते हैं सीखने की। मैं बहुत अच्छी बांग्ला नहीं बोलता पर सीखने की कोशिश करता हूं। पर यह है कि यहाँ पर उस भाषा में इतनी रिचनेस है, हम उसको रियलाइज करें। जब कोई बोलता है कि मुझे अभी ट्रेन में एक सज्जन मिले जो कलकत्ता से बहुत साल पहले चले गए थे दिल्ली और उन्हें कलकत्ता पसंद नहीं, टूटी आंख नहीं चाहता। कहते हैं आप बंगाली नहीं है तो आप बुरा मत मानिए पर आप बंगाल में रहते हैं। मैंने बोला मैं आपसे ज्यादा बंगाली। तो ये है, हम लोग आइडेंटिटीज चेंज करते रहते हैं अपनी। लैंग्वेज आइडेंटिटी नहीं, लैंग्वेज आपकी आइडेंटिटी हो सकती है, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो सकती है क्योंकि आप इंडिविजुअली बहुत जगह ट्रैवल करते हैं। उर्दू की कोर लैंग्वेज से धोकड़ी, रेख्ता है, हिंदवी है, हिंदुस्तानी है, चल रही और अलग से डिफाइन भी होती जा रही लैंग्वेज, फिनेस भी बढ़ रही है और आवाम के बीच में भी ये जबानें ऐसे ही पनप रही चलयुगी अंदाज में। जी जैसे हम देखते हैं आर्ट और म्यूजिक की वैसे तो कोई जबान नहीं होती, ठीक है, वो इमोशन से चलती है। उसी तरह अगर मैं पानी को देखती हूँ और मुझे ये लगता है कि ऐसा हर किसी का माजरा है ये कोई ऐसा नहीं है कि पानी के लिए उसको जरूरत है या उसको जरूरत नहीं है या उसको काम करना चाहिए या उसको सोचना चाहिए। पानी तो हर चीज हर इंसान का मसला है। फिर ये हर इंसान के जुबान पे इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं है और उसको हम कैसे बना सकते हैं, मेकिंग वाटर एवरीबॉडीज बिजनेस। तो आपको क्या लगता है कि जब हम कोई प्रॉब्लम को देखते हैं एज अ प्रॉब्लम या जब हम किसी चीज को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उसमें डेफिनेटली अपनी भाषा का एक बहुत गहरा योगदान है। फॉर एग्जाम्पल पानी के ही संदर्भ में मैं बोलूं तो ये पानी गंदा है बोलना से मेरे दिल पे ज्यादा जोर से चुभती है वीज़ा-वी बोलना कि दिस वाटर इज डर्टी। उसी प्रकार कि दिस वाटर इज सो प्योर बोलना मेरे लिए उतना ही डिटैच्ड होगा शायद कि मैं बोलूं कि ये पानी कितना साफ है, कितना अविरल है, कितना निर्मल है। तो आपको क्या लगता है स्टोरी टेलिंग स्पेशली जब हम लोगों के दिल तक पहुंचते हैं, जैसा आपने लैंग्वेज को एक बार बोला कि उसका महत्व उतना नहीं होता जब तक आप कन्वे कर सकते हैं, पर जब हम रिफॉर्म्स की बातें करते हैं, हमने अपने रिफॉर्मर्स को ओवर द टाइम देखा है, चाहे वो रविंद्रनाथ हो, चाहे राम मोहन रॉय हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे उसके पहले आपने चाणक्य का भी नाम लिया, उसके पहले और भी बहुत नाम है। मैं तो अकबर को भी मानती हूँ। मैं तो जी ट्रेंडिंग नाम ले लेता हूँ बस। हाँ तो मैं भी नहीं लेती। गालिब को ले लीजिए आप या आप मुंशी प्रेमचंद को लीजिए, ये सारे भी रिफॉर्मर्स हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने शब्दों से, अपने विचारों से, अपने सपनों से मैं बोलूंगी, उन्होंने कोशिश किया है यथास्थिति को लोगों के सामने रखना। तो एक बात है कविता लिखना या स्टोरी टेलिंग करना, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि किस तरह एक गंभीर विषय को सिंपल भाषा में लोगों तक रखना। वो भाषा कोई भी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को ये बात मालूम तो है कि पानी को लेके कोई प्रॉब्लम तो है लाइफ में, अब हम उनको दिल तक कैसे पहुंचे कि आप सुनिए कि पानी को लेके वाकई कोई प्रॉब्लम है? मैं एक आपको देखिए, ये लाइव भी है और रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो ऑन रिकॉर्ड ही मैं बोल रहा हूँ, पर ये एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट है। जी, आप चाहेंगे तो हम कट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। 2 दिन के लिए सरकार कहे कि पानी बंद सबका, 2 दिन में पानी की कीमत समझ में आ जाएगी। ये बहुत अनडेमोक्रेटिक तरीका है, बहुत तानाशाही का तरीका है, पर लोगों में बुद्धि तभी आ रही, क्या करें? या तो आप एजुकेशन रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं आप। कोरोना एक दिन में समझ में आ गई, धीरे सब कुछ होए। कोरोना एक दिन में समझ में आई। एक शेर बड़ा अच्छा सुनाता हूँ आपको इसी बात पर। बिल्कुल। कि अमीरों को इजाजो इकबाल दे,
Okay. अच्छा, अमीर जो है इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, अमीर मतलब बहुत सारी चीजों का अमीर। All, हाँ, कि अमीरों को ऑल द रिचेस, अमीरों को इजाजो इकबाल दो, गरीबों को फिरदौस पर टाल दो। डाल दो। आप क्लास में एक बच्चे को सुधारने के लिए बाकी 90% क्लास को, 99% क्लास को पढ़ाना बंद कर देते हैं, बिकॉज आपसे एक बच्चा नहीं समझ रहा है। और ये जो एक बच्चा पढ़ना चाहता है उसके साथ कितना बड़ा अन्याय है। तो हमें उन्हें ढूंढना है जो पढ़ना चाहते हैं, बाकी बच्चों को बोलो जाओ यार तुम बाहर ही घूमो, तुम मत पढ़ो। तो एजुकेशन सिस्टम में हम कोर लेवल पर चेंजेस क्या ला सकते हैं? देखिए, कमर्शियलाइजेशन हर चीज का, सस्टेनेबिलिटी हर चीज की जरूरी है। आपके नीड्स भी, ह्यूमन नीड्स भी बहुत है, ह्यूमन वांट्स भी बहुत है। हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्या नीड्स और वांट्स को समझने के लिए नहीं पढ़ रहे? हम कबीर को क्यों पढ़ रहे हैं? भाई हटाओ किताबों से अगर मतलब का नहीं है तो। इफ इट इज नॉट रेलेवेंट, रिमूव इट फ्रॉम द बुक्स। आप खाली पैसा कमाना सिखाइए और कुछ मत सिखाइए बच्चों को। हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, इट इज देयर, बट हम उस व्यवस्था में यकीन हमारा चला गया उससे। जिन्होंने भी बनाया सोच समझ के बनाया, जो भी बदलाव आया, कोई भी बदलाव जब आता है, सही था, कोई भी बदलाव। अब अब्दुल कलाम ने 2020 का एक विजन देखा, क्या पूरा हुआ? अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे और प्रभावशाली प्रेसिडेंट थे, विजन पूरा हुआ। क्या आप उन्हें सक्सेसफुल कहेंगी या नहीं कहेंगे? एक बात रविंद्रनाथ टैगोर की मैंने कहीं पढ़ी थी, किसी स्कूल में लिखी हुई, कि आप अगर अपने जीवन में एक पौधा लगाते हैं और आपको पता है कि ये जब पेड़ बनेगा और फल देगा तब आप जीवित नहीं होंगे वो फल खाने के लिए, अगर आपने उस पेड़ को उतने ही जतन से लगाया है तो आपने जीवन का अर्थ समझ लिया है। आपको पता है आप फल नहीं खाएंगे उसको, बिल्कुल, आने वाली पीढ़ियां खाएंगी। आप आने वाली पीढ़ियों के बारे में क्या सोच रहे हैं? आप विश्व के बारे में सोच रहे हैं या सिर्फ आपका दायरा क्या है? आपका दायरा क्या है? सरस्वती आपका दायरा बढ़ाती है, उसको खोजना मुश्किल है। तो हमें सबसे पहले तो एजुकेशन के प्रति एक जो, मैं मास कम्युनिकेशन की वो बता रहा हूँ, मैं एडवर्टाइजिंग के बैकग्राउंड से, आपको पता है। तो मास कम्युनिकेशन आज मास कस्टमाइजेशन का युग है। हर व्यक्ति यूनिक बनना चाहता है और साइड में सिस्टम इतना बढ़ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम अ रियलिटी, जो कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। अब ग्रेजुअल चेंज नहीं, अब चेंज की स्पीड बहुत बढ़ गई है जी। हाउ विल यू कोप अप विद दैट? डिजिटल मार्केटिंग के जो मेरे मेंटोर हैं वो ये हमेशा कहते हैं, शुभब्रत चक्रवर्ती जी मेरे मेंटोर हैं डिजिटल मार्केटिंग, ही ऑलवेज सेज कि आप 24 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड, तब भी आप अपडेटेड नहीं रह सकते। दैट इज द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। कैन यू कोप अप विद दैट? भाई दौड़ के तो आप चले गए, वापस कहाँ कैसे आओगे? एक पीयूष मिश्रा साहब ने एक वो किया था कि एक शेर का मतलब दूसरा मिसरा बदल दिया था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि तू हिमालय पे जा पहुंचे, और खुदा बंदे से खुद पूछे अबे लियाकत अब उतरेगा कैसे? ये भी एक दौड़ जो है वो सब इंसान को अपने आप से पूछना पड़ेगा, कहाँ तक दौड़ेंगे और नहीं किस दिशा में दौड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं दौड़ने में। पहले हमको ये कहना चाहिए कि आपको दौड़ के मजा आ रहा है, थक तो नहीं गए, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। हमें बस उनसे ये कहना है थोड़ा सा पानी पी लीजिए, दैट्स इट, दैट इज व्हाट आवर स्टोरी सेज। बैठकर पानी पीजिए, फिर बात करते हैं पानी की इज्जत। और जैसा कि आपने शुरुआत में जैसे कहा अपने सवाल के कि पानी जब गंदा होता है, ये बात हम सुनते हैं, डर्टी वाटर, तो मतलब दिल को लगने वाली बात। तो हम लोग शुरुआत में भी जब अंग्रेजी में करते हैं इसको, तो हम लोग कहते भी हैं कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, wherever I go, I ask this question to people कि is the water that you're in, how's the water? मतलब कि पानी जो है, कभी आपने आप कहीं जब घूमने जाते हैं तो मेहमान नवाजी आपकी होती है, खातिरदारी जब होती है, तो आपसे सब कहते हैं हमारा ये खाना अच्छा है, ये खजूर अच्छे हैं, हमारे फ्रेश एकदम गार्डन में उगे हुए हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हमारा पानी जरा पीकर देखिए, हमारा पानी बहुत अच्छा है। तो ये जब तक पानी की इज्जत नहीं होगी तो ये जब बोलने का लहजा जो है इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि मतलब जड़ जो है बिल्कुल, पानी बहुत अच्छा है हमारा। कोई ऐसा कहता नहीं है पानी बड़ा फ्रेश है, पानी बड़ा प्योर है हमारा, कोई इतनी खुशी से वो नहीं कहता जितनी बाकी चीजों के लिए कहते हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार अहमदाबाद आई थी और मैं छत्तीसगढ़ की पली बड़ी, बंगाल की पली बड़ी,
तो मैंने पानी में अंतर देखा था, क्योंकि यहाँ पानी काफी सलाइन था और छत्तीसगढ़ का पानी मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा है। वो मिट्टी के कारण हो या जो भी कारण है उसका, और यहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा है, तो पानी को महसूस किया था कि कुछ अलग पानी है। मेरे लिए वो पहला एहसास था जब मैंने पानी को नोटिस किया। इसके पहले तो पानी हम अननोटिस था लाइफ में, हाँ। कि मतलब वो इतना ओमनी प्रेजेंस है कि उसका प्रेजेंस ही नहीं है हमारे लाइफ में। ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा हमारे लिए दुख का विषय है, या बोल सकते हैं कि हमारे लिए मोस्ट इंटेलिजेंट है, कि वो इतना ज्यादा है हमारे आसपास कि हम उसको महसूस ही नहीं करते। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। यहाँ पर मुझे एक बात आपने याद दिला दी है, जो कि मेरे अब्बा ने जी। बहुत साल पहले कही थी मुझसे, जब वो आर्मी में हुआ करते थे। तो कहा कि क्योंकि राजस्थान में थे, उनकी पोस्टिंग राजस्थान में थी, तो बड़े बड़े टैंक हुआ करते थे, मतलब खाली बड़े से, तो 500 लीटर पानी, 1000 लीटर पानी उसमें, मतलब कि। तो एक बार क्या हुआ था कि नहाने का पानी ही था, समझ लीजिए, मतलब बड़े हाउस में करके, बड़े से उसमें, तो उसमें कुत्ता बैठा हुआ था। तो अब या तो ये करें कि सबसे पहले लॉजिक होता है कि अब हम शहर में रहते हैं जहाँ पर हमारे पास बहुत सारा पानी है मुहैया, अवेलेबल है। हम वो पानी जो है हटा के बोलते कुत्ते ने नहा लिया उसमें, करके कुत्ता गिर गया था करके, या फिर तो हम हटा देते उसको। लेकिन वहां पर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको तो यूज करना ही पड़ेगा। अब नहाओ जो करो इससे, लेकिन पीना तो नहीं है, लेकिन इसको नहाना है। तो अब है कि क्योंकि यहाँ पर पानी, इतना पानी वेस्ट करना, ये जरा ज्यादती हो जाएगी यहाँ पर। तो पानी की वैल्यू, जब जब सिचुएशन वैसी नहीं होती है, जब हमारे पास, क्योंकि शहर में रहने से हम लोगों को बहुत, अब जैसे आप प्रेमचंद की कहानी के बारे में कह रही थी, जब जी। उन्होंने लिखी है कहानियां कुछ, तो उसमें मतलब कि सिचुएशन भी ऐसे थे कि पानी, एक एक बूंद पानी की जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो पता चल जाती है कहाँ से। तब जब ठाकुर ठाकुर का का कुआं कुआं, लिखा है उन्होंने, जी, मैं जिसमें एकदम उन्होंने ठाकुर का जाति कुआं, के बारे में बात की है। जी ठाकुर का कुआं, मान सरोवर लिखा बिल्कुल, है उन्होंने। हाँ। तो उनको पढ़ने से ऐसा लगता है कि समाज में उस वक्त भी बहुत सारे वाटर रिलेटेड जो स्ट्रेसेस थे वो थे। शायद उनका नेचर और स्केल अलग था, और आज भी है, उसका नेचर अलग हो गया। जैसा कि अभी बात हो रही थी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है और स्पीड ऑफ डेवलपमेंट जो है वो काफी बदल गया है आज की तारीख में। तो उससे क्या हमारा देखने का, और जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी हम अपनी तरफ से समझते हैं अपने पर्पस ऑफ लाइफ के हिसाब से, क्या हमको भी एजुकेशन देने के लिए सब्जेक्ट मैटर में कुछ बदलाव लाना चाहिए? अब देखिए, एजुकेशन क्या चाहिए। एक भजन है कबीर का, गोरा तो जी, जीने बोलिए। ज्ञान की जड़िया दी। हाँ, गुरु वो है जिसने ज्ञान की जड़ दे दी, अपना पेड़ खुद उगाओ जाके। खुद उगाओ। ठीक है, जड़ मैंने दे दी, अब तुम पेड़ उगाओ। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या करते हैं, बच्चे ज्यादा देर तक पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट कर करके पढ़ें, कि मैं इतनी देर ये पढ़ूंगा, अगर मुझे मैथ्स में मजा आ रहा है तो मैं 2 घंटे मैथ्स क्यों ना पढ़ूं। तो हमने सिस्टम्स में तो उनको बांध दिया, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते उनसे पूछते भी नहीं। एजुकेशन सिस्टम में आप बदलाव लाएंगे क्या? बदलाव तो बहुत लोग बोलते हैं, बट क्या बदलाव लाएंगे? बेसिक चीज, आप बच्चों को छोटी छोटी चीजें सिखाइए, बहुत बड़ी चीजें मत सिखाइए। आप उनको बहुत ज्यादा प्रेशर मत दीजिए एजुकेशन का। एजुकेशन हमने एक टास्क बना दिया है, और हमको ये समझना पड़ेगा कि अब देखिए, आदमी सेल्फिश होता है, इंसान सेल्फिश होता है बाय नेचर। इस चीज को उसमें एक्सेप्ट कोई कर लेना बुराई नहीं चाहिए। है, वो आप जितने भी जेनेटिक महान है। बन जाएं, यू शुड वो ऑलवेज रिमेंबर दैट जेनेटिक यू है, आर अ सेल्फिश पर्सन। पर वो तो जेनेटिक है, उसमें कोई हर नाउ हर जानवर अपने नाउ सर्वाइवल के लिए व्हाट कुछ भी इज, करेगा। हाउ कैन यू यूज दिस स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ बीइंग सेल्फिश, कि भाई अगर आप सेल्फिश हैं तो आप चाहते क्या हैं? महाभारत में हमें इस सवाल का जवाब कैसे मिलता है? पुत्र मोह। रामायण में भी हमें वैसे ही मिलता है। दशरथ जो है, उन्होंने पहले तीर मारा किसको? पहले जाके श्रवण कुमार को तीर मारा, श्राप मिल गया कि तू भी ऐसी पुत्र मोह में। रामचंद्र जी के पिताजी नहीं बच पाए उससे। उससे रामचंद्र जी छोड़े, मतलब तुम तो छोड़ो, तुम्हारे पिताजी तक नहीं बच पाए। उसके बाद आप महाभारत में देखिए, हर जगह पुत्र मोह सबसे बड़ी चीज है। हमें हमेशा आने वाली पीढ़ियों की चिंता होती है, हमारा बच्चा किस
उसका भविष्य क्या होगा? पैसा ठीक है, कमाना सीखेगा, ये भी उसको सीखना जरूरी है, एक इम्पोर्टेंट चीज है भाई, उसको अपनी सस्टेनेबल जीवन जीना है उसे। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में क्या विजन रखते हैं, कोई पूछिए, क्या विजन वो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? They don't want their children to be successful. They want their children to be happy. This is a reality now. Some people were dreaming, but now this has become a reality. Because हम जब visionaries को पढ़ते हैं, तो हमें उस समय उनकी जिंदगी में वो समझ नहीं आते। उनके गालिब के बारे में कहा जाता है, गालिब का आपने जिक्र किया था, गालिब के गुजरने के कई साल बाद लोगों ने गालिब को वो जगह दी, बल्कि रिसेंटली, क्वाइट रिसेंटली, गालिब का कोई घर नहीं है आप ऐसे कहें तो, कि कोई गालिब की कोई प्रॉपर्टी हो, किराए पे रहना प्रेफर करते थे, मैंने पढ़ा गालिब की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, बट आज बल्ली मारा में उनकी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी। और ये चीजें रिस्टोर करना बहुत जरूरी है, ये चीजों को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। प्रिजर्व क्यों करना है? कारण सही होना चाहिए। अब जैसे BHU is a big project, हम लोग किन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, मैं BHU में पढ़ा, BHU is a big project, गांधी जी का विजन था, मालवीय जी ने उसे अमल किया, a lot of people invested in it, एक विजन उन्होंने क्रिएट किया, उन्होंने वो सुविधाएं हम ही लोगों के लिए बनाई थी, वो किसी कोई बाहर से आके उसकी सुविधाओं को लेने नहीं आएगा, हम ही लोग उसकी सुविधा लें। हमें उन सुविधाओं की एक्सेस कितनी है, वो एक्सेस हमें खुद तय करनी है, हम कितनी एक्सेसिबल, इसलिए कोटा सिस्टम था, ताकि हम लोग को एजुकेशन का एक्सेस मिले। कोटा सिस्टम का पर्पस, सोल पर्पस यही था। आप कोटा सिस्टम पे बहस कर रहे हैं कि भाई सही था गलत था, अरे उसके पीछे विजन तो देखो। अगर विजन ही, अगर पर्पस ही फेल हो गया, तो आप कानून का लेके उसमें आप किसी उसको दे दीजिए, पापड़ी चाट बना के बेचेगा आदमी, उसका ज्यादा काम आ जाएगा। संविधान में लिखने से अब हमने ह्यूमनाइज कर दिया यमुना और गंगा को, हम पानी की इज्जत कर नहीं रहे, बट हमने अपना काम कर दिया सारा। बेसिक चेंज, कोई बड़ा चेंज नहीं करना, पास वाले व्यक्ति को चेंज कीजिए। हम लोग भी धीरे, हम लोग सोशल मीडिया पर बहुत फॉलोअर हम लोगों ने ना, खुद को चेंज करना है, हम लोगों ने सोशल मीडिया पर, हमारे कोई फॉलोअर नहीं, फिर भी हम आप तक तो पहुंच गए, पर आप तक बहुत लोग नहीं पहुंच पाते। आपसे भी ज्ञान मिलता है, आप जो पब्लिश करते हैं, आप जो चीजें आज एक्सेसिबल बना रहे हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये एक्सेस हम लोगों को आज ऑनलाइन मिल सकता है। डेमोक्रेटाइजेशन हो चुका है जी, वी आर नॉट रियलाइजिंग इट, वी आर नॉट यूजिंग इट। आज जितने जर्नल्स हैं जो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे, धीरे आई एम क्रिएटिंग अ स्पेस जहां पर जाहिद भी अपनी तरह से अपने उसमें कर रहा है, हम लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को साथ लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग नॉलेज को सबके लिए एक्सेसिबल बनाएं हर जगह। हम लोग ये ना कहें कि हमें बहुत सारी बातें करनी है, हमें कोर वैल्यूज पे काम करना है। We have to bring people together. That's it. Bring like-minded people together. We have to be like water. हाँ, exactly. Like water. हमारे इस प्रोग्राम में कोई भी अगर आ जाए, एक बच्चा आया, उसने डांस कर दिया, मुझे पता भी नहीं कि वो डांस करने वाला, मुझे नहीं पता, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, जाहिद परफॉर्म कर रहा है, हम लोग को कई बार कोई सरप्राइज भी कर दे, खुश होते हैं उन चीजों से। आपको गाना पसंद है, आइए नाचिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी मौके पे मेरे ख्याल से मैं बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करूंगी आप लोग के साथ इंटरैक्ट करना, क्योंकि तब उनको भी दिल की बात बताइए, दिल खोल के बताइए, और आप शहीद से जो भी चर्चा करना चाहें या जो भी बातचीत करना चाहें, आप उनके साथ बिल्कुल आप अपने आप को अनम्यूट करिए और बात करिए, क्योंकि मैं जानती हूँ जो इतने लोग जुड़े हैं आज यहाँ पे, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से पानी के विषय में या किसी और अच्छे विषय में योगदान दे रहे हैं। तो ये अच्छा रहेगा कि हम आपकी भी बात सुने। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को एनकरेज करूंगी, और जब तक आप सोच रहे हैं, मैं एक छोटी सी बात रखना चाहूंगी। रूमी, जिनको कि मैं आजकल पढ़ रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, पढ़ने में उनको, और समझना चाह रही हूँ मैं उनकी भाषा में तो नहीं बोल सकती, मैं अपनी भाषा में ही बोलूंगी। तो यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, बट यू आर एन ओशन इन द ड्रॉप। तो हर इंसान के अंदर ये अगर फीलिंग है
तो वो शायद अपने लिए भी उतने अच्छे से जी सकते हैं, और अपने लिए अच्छे से जिएंगे तो शायद वो दूसरों के लिए भी ज्यादा यूजफुलनेस उनकी बढ़ेगी। तो मैंने जस्ट एक लाइन रखा ताकि मैं देखूं कोई, हाँ, अगर प्लीज रेज योर हैंड एंड यू मे लाइक टू कम्युनिकेट। मोनामी, आई सी यू हैव अनम्यूटेड योरसेल्फ। Monami? Okay. Is there anyone who would like to interact with our guests today? Ajit sir, I see you have unmuted. Okay, people are unmuting. Would you like to say something, sir? Okay. Maybe we take the conversation further. मैं आपसे एक छोटा सा एक शुभम भी है, आप भी पूछ सकते हैं। जी शुभम। नमस्कार, मेरा नाम शुभम है और अभी मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में हूँ। अभी वहाँ पर रिसर्च स्कॉलर हूँ। जी। अभी बात हो रही थी पानी को लेकर और भाषा को लेकर। तो जी। हाल ही में किसी जर्नलिस्ट से मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत ही नामचीन जर्नलिस्ट है। तो उनसे यही भाषा के बारे में मेरी एक चर्चा हो रही थी। वो बहुत अच्छे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने काम कर रहे हैं अभी वो, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। तो मैंने पूछा कि आप जो सब देखे कंटेंट्स आप जो बना रहे हैं, जिससे द कंटेंट दैट इज मोर एक्सेसिबल टू मेनी पीपल, इन दैट प्रोसेस आर यू किलिंग द लैंग्वेज इटसेल्फ? तो he said that he is not killing the language. वो भाषा को वो भाषा को नहीं मार सकते हैं। भाषा जो है वो बहता पानी है, वो जिस धारा में बहे उस धारा, वही धारा उसकी है। तो उसके बाद मैं चाहता हूं कि इस पे जाहिद भाई कुछ बोलें कि क्या ये सही में ऐसा है कि भाषा समय के साथ बदल सकती है, कि भाषा वैसे ही, कि मतलब भाषा की कोई परिभाषा होगी कि नहीं? यही मेरी सवाल है आपसे। जाहिद जी, सवाल तो बहुत अच्छा है आपका। अब इसके लेकिन जवाब जो है वो जरा पेचीदा हो सकते हैं, क्योंकि भाषा जैसे कि है कि आप कह रहे हैं कि जो जैसे कि हम चलयुगी भाषा में भी जैसे हम कहते हैं चलयुग, ये जो लफ्ज हमने अभी इस्तेमाल किया अपने कथन के दौरान, तो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि आप जब हम राइट अप भेजते हैं तो पूछते हैं कि ये कलयुग होगा ना, क्योंकि चलयुग तो कुछ है नहीं। तो हम लोग कहते हैं नहीं, ये चलयुग ही है, और इसको जानने के लिए आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि चलयुग का मतलब है जो चल रहा है वो चलयुग है। तो हमने इसको ऐसे डिफाइन किया, जो भी चल रहा है चलयुग है। तो अब चलयुगी भाषा भी हम लोग जैसे कि उसको, लेकिन आपका सवाल जैसे है कि ये भाषा जो है, क्योंकि मैं भाषा से बड़ा प्रेम है मुझे, भाषा को बहुत मोहब्बत है मुझे, जबानों मुझे बहुत मतलब काम मेरा यही रहता है। और बच्चों को क्योंकि पढ़ाते हैं हम लोग, बच्चों के वालिदैन को भी पढ़ाते हैं कभी, तो उनसे भी मतलब ये रहता है कि अभी जैसे कल ही मैं एक जगह गया था, यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए कि नहीं मुझे पता नहीं। तो अब मारवाड़ी हाउस होल्ड में गया था मैं, कल ही की बात है, कल रात को। अब सुनिए, भाषा सुनिए वहाँ की। तो मौसम बड़ा मतलब कि ठंडी हवा चल रही थी उस वक्त। तो ये जो मोहतरमा है अपने खाविंद को, अपने हस्बैंड को कह रही थी, 2 बार उन्होंने ये बात कही, मतलब मेरे कान खड़े हो गए सुनकर। तो कह रही थी कि वेदर बड़ा सेक्सी है ना। मैंने पहले ऐसे देखा तो पता नहीं उन्होंने देखा कि नहीं, वेदर बड़ा सेक्सी है ना। तो अब जो है हमारी जबान में अच्छा या सुंदर कहने के बजाय लोग अब ये भी कहने लगे हैं, और सामने वाले को कोई ऐतराज नहीं हुआ। मुझे ऐतराज हुआ कि मैं इसके बहुत सारे लफ्ज है, बहुत मौसम के बारे में कवि कालिदास ने पूरी एक महारचना कर दी है, और यहाँ पर एक मौसम को हम जस्ट एक सेक्सी एक लफ्ज जो है उससे इतना छोटा कर दे रहे हैं कि उसके दायरे मतलब और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो अब जबान जैसे की है कि ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही है कि उनका कहना भी बिल्कुल सही है कि भाषा जिंदा रहने के लिए, जबान जिंदा रहने के लिए उसका इवॉल्व होना बहुत जरूरी है, उसको बाकी चीजों को अपने अंदर समाना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है, जैसे कि अब शायरी करने के वक्त में जितने भी आप शायर देखते हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, अब मैं कहूंगा कि उन्हीं की जबानी एक
मैंने एक उनके स्पीचेस में, उनके एक इंटरव्यू में सुना कि हम लिखते तो बड़ा हल्का है आजकल, हमारी शायरी में जीन्स, टेलीफोन, टेक्स्ट मैसेज, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ये भी चला आता है। ये हम लिख तो रहे हैं लोगों के लिए ताकि थोड़ा सा मतलब इसको माइलेज मिले, थोड़ी सी मतलब फुटेज मिले इसको, लेकिन ये भी कहते हैं वो, उसी ब्रेथ में ये भी कहते हैं कि पढ़िए आप पहले, महारथियों को पहले पढ़िए, आप अपना वर्ड स्टॉक जो है वहां से भी लीजिए, लेकिन उसके बाद आप ये तय कीजिए कि आप किस जबान में लिखना पसंद करेंगे, आप जबान को किस तरह से आगे बढ़ाना कोशिश करेंगे। तो ये नहीं है कि मतलब कि जो अभी जो कही जा रही है वो सरासर गलत है। हाँ, गलत तो बहुत तौर पे है, कानों को अच्छी नहीं लगती है वो जबान, लेकिन अब जो है उसका चलन बढ़ गया है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे कि पॉइंट आउट करते हैं हम कि जब हम जबान में कहते हैं फिर और फिर, तो ये बहुत लोगों को कहने के बावजूद, और बावजूद भी कहते हैं कुछ लोग, बहुत लोगों के कहने के बावजूद ये जो है अभी तक हमें फिर सुनाई देता है, क्योंकि मुआशरे में, सोसाइटी में जहां हम रहते हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग फिर कहते हैं। तो आपके कान में जब तक, क्योंकि आप सुन के बहुत सारी चीजें बोलना सीखते हैं। इसका भी ओरिजिन है। फिर जो है वो पंजाबी से आता है, पंजाबी लेकिन में मैं बंगालियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, बट मैं बंगालियों की बात इन्फ्लुएंस कर रहा वहीं हूँ से आ रहा है, इन्फ्लुएंस वहीं से आ रहा है। आपको देखिए एक चीज है, अब जावेद अख्तर साहब जब एक सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें बता देते हैं 16 जबान के ये शब्द। बात ये नहीं कि वो सीधी जबान, वो पूरी शुद्ध जबान बोल रहे, नहीं नहीं नहीं, उनको पता है कि वो 25 जबानें एक साथ बोलने में लाके। हाँ। तो बात ये अवेयरनेस, और क्यों चाहिए आपको अच्छी जबान? मैं क्यों भाई, मैं गाली दे के बात कर सकता हूँ, मैं बहुत अभद्रता से बात कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है? लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, लोग बोलेंगे आ गया फिर से। तो आप जबान पे काम करते हैं, अच्छी बातचीत पर काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लोग पसंद करें, ताकि आप से लोग बात करना चाहें, आपकी बात लोग सुनना चाहें। अदरवाइज आप क्यों अच्छे से बोलेंगे? आदमी अच्छा हो बुरा हो, सामने वाला उसको मैं जज कर लेता हूँ और उससे व्यवहार बदल लेता हूँ। मेरा व्यवहार सबसे बराबर रहना चाहिए। दूसरी चीज, जबान जो है ना वो आप सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। सीखने के लिए आप तैयार होंगे तब आप सीखेंगे। आप सीखेंगे क्यों? क्योंकि आप अपनी पर्सनालिटी बेहतर करना चाहते हैं। आप कुछ अचीव जब भी करते हैं, आपको 10 लोगों के सामने बात, आपको एक क्राउड के सामने बोलना है। आज अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जितने भी महान व्यक्ति हैं, अब्राहम लिंकन हो। अब्राहम लिंकन ने एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है, बट उन्होंने जितने बदलाव किया है, महान प्रधानमंत्री में, महान राष्ट्रपति में इसलिए क्योंकि उन्होंने बदलाव किए, बट वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए थे। उनके पास भी स्पीच देने की स्किल थी, उनके पास अपनी फिलॉसफी थी जो पेड़ों से आ रही है, जो उनके आसपास की नेचर से आ रही है, बट उसे वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएन में जाकर कहा मैं हिंदी में बात करूंगा, दिक्कत नहीं है, पर वो हिंदी में सशक्त होकर बात कर सकते हैं और वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं। भाषा का काम पूरा हो गया। अगर आप भाषा को तेज करेंगे, अपनी भाषा में बेहतरी लाएंगे, अपनी शब्दों की ताकत को समझेंगे, तो आपकी शक्ति अपने आप बढ़ेगी। अगर आपको ये बात पता है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जबानें सीखिए, वरना क्लास में जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते वो क्लास के बाहर घूमे, आवारागर्दी करें, कोई दिक्कत नहीं। मेरी क्लास में आके आवारागर्दी ना करें। वो भी तो शब्दों का इस्तेमाल करते ही है ना अपनी बात रखने के लिए। जी, और मेरा यहाँ तक की मानना है कि मैं जो लफ्ज, कुछ ऐसे अल्फाज जो मैं बच्चों के सामने नहीं इस्तेमाल कर सकता, वो मैं अपनी निजी जिंदगी में भी नहीं करता इस्तेमाल। बिल्कुल, मैं इस बात एक से वक्त के पूरी बाद तरह मुश्किल हो जाता है सहमत हूँ। क्योंकि बच्चे सिखाते बहुत हैं। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो बच्चों से ज्यादा कोई नहीं सिखाता। हाँ, शुभम, आपने फिर हाथ उठाया है। हाँ बिल्कुल, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी, तो जैसे जाहिद भाई ने बोला कि एवोल्यूशन ऑफ जो लैंग्वेज का जो एवोल्यूशन है वो एक प्रोसेस है, वो होता ही है और होता रहेगा, और होने से ही उसकी बरकत होगी, उस लैंग्वेज की इन्फ्लुएंसी और बढ़ेगी। तो क्या पलाश भाई आपको लगता है कि ये जो लैंग्वेज की जो एवोल्यूशन है उसके चलते क्या लिटरेचर पे भी कोई इफेक्ट आ रहा है? क्योंकि अभी आने वाले समय में, जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ कुछ, मतलब जब से मैं पढ़ रहा हूँ तब से मैं नहीं देख रहा हूँ कि पोस्ट 90s के बाद कोई अच्छी नोवेल आई होगी हिंदी में, या फिर
पोस्ट 20 मतलब मिलेनियन एज जिसको हम लोग अभी टैग कर रहे हैं, जेन एक्स जिसको बुला रहे हैं, वो उसमें हमने कभी कोई अच्छी लिटरेचर हमने नहीं देखी। देखो हमारी लिटरेचर घटित हो रही है, बहुत सारी चीजें लिखी जा रही हैं, हम पढ़ कितना रहे हैं, हम कहां तक पहुंच सकते हैं। लिटरेचर हमेशा बनती रहती है। मैं बैठ के लिख रहा हूँ अपने घर पे, मैं तो पब्लिश नहीं कर रहा किताब। बहुत लोग लिख रहे हैं अपने घरों पर बैठकर, पब्लिश नहीं कर रहे। बहुत सारी माएँ हैं जो लिखकर अपनी डायरी कहीं डाल चुकी हैं, हाउसवाइफ बन गई और फिर उसके बाद जो है अपनी किताब छोड़ दी कहीं, पर वो बहुत अच्छा लिख चुकी हैं जो पब्लिश ही नहीं हुआ। मैंने आसपास अपने ऐसे केसेस देखे हैं। बाकी अगर आप पूछो कि इसको कैसे बचाया जाए, शेक्सपियर ने ग्लोब थिएटर बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो आज तक जीवित है। शेक्सपियर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्राउन के लिए भी काम किया, वही अकबर के बीरबल बन गए जैसा मैंने आपसे कहा था। और उसके बाद कबीर भी हैं आपके पास, कबीर ने कुछ नहीं लिखा, सोक्रेटिस ने कुछ नहीं लिखा, लाओ त्से ने कुछ नहीं लिखा, बट सोक्रेटिस आज भी जीवित हैं, लाओ त्से आज भी जीवित हैं, उन्हें लोगों ने जीवित रखा है। आपका साहित्य अगर लोगों तक पहुंच रहा है तो आपका साहित्य जीवित रहेगा, अगर लोगों तक नहीं पहुंच रहा है तो किसी लाइब्रेरी में पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। कबीर ने एक किताब नहीं लिखी थी, कबीर के नाम पे एक लाइब्रेरी भरी जा सकती है आज की तारीख में। प्रेमचंद जी ने बहुत किताबें लिखी। प्रेमचंद जी अपने आप को मुंशी कहते थे और कहते थे कि साहब मैं जिस दिन ना लिखूं उस दिन रोटी का हकदार नहीं। और कोई एक व्यक्ति आपको मिलेंगे भाई जिन्होंने सिर्फ एक कहानी लिखी है और कुछ नहीं लिखा, पर उस एक कहानी महान हो गए, एक कविता में महान हो गए। जैसे गालिब ने मोमिन के एक शेर के लिए कहा था कि ये एक शेर के बदले में सारे दीवान अपने सब कुछ दे दो, और इतना सरल सा शेर था कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मुझे लगता है आधा जीवन इस खोज में निकल जाएगा कि गालिब को शेर में क्या पसंद आ गया। एक सवाल ऐसा है जिसके पीछे यूं होता तो क्या होता, तो सवाल आपको हर चीज वही सवाल देती है। आप और जितना पकड़ेंगे आपके लिए एक्सेस उतनी बढ़ती जाएगी। चलयुग सिर्फ ये नहीं है कि आप झूठ की बात करें, सत्य को समझें और हर चीज को सत्य मान ना लें। जब आप मान लेते हैं ग्रोथ खत्म हो जाती है। आप समझने की प्रक्रिया अगर चलती रहेगी आप बेहतर होते जाएंगे। आप आज जैसे हैं 5 साल बाद आप उससे बेहतर होंगे, आपका विजन बेटर होगा, आप दुनिया को बेहतर तरीके से देखेंगे, आपके अनुभव होंगे बहुत सारे अभी आपको। आप उसके लिए तैयार रहिए ना, फ्रीली तैयार रहिए। अनसर्टेनिटी से डरने का नहीं, अनसर्टेनिटी को फेस करिए मजे से, एंड अपने आप को इतना सशक्त बनाइए, इतना मजबूत बनाइए। इसके लिए भाषा है, एजुकेशन वही काम करता है। एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कहता कि जाओ नौकरी करके इतने बजे से ये कर लेना। एजुकेशन आपको लर्निंग सिखाता है। जितने लोग सक्सेसफुल हैं अपने प्रोफेशंस में, कॉर्पोरेट लाइफ को हम लोगों ने इतना ज्यादा उसके बारे में बेकार बातें करते हैं आर्टिस्ट लोग। ये आर्टिस्टों की बड़ी प्रॉब्लम। एक जिगर मुरादाबादी का शेर था कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मेरा पैगाम कैसे बदल गया? मेरा पैगाम नहीं बदलेगा, उनका काम वो करे। साहित्यकार अपना पैगाम पहुंचाता रहता है तो वो पहुंचता है। मैंने एक भी किताब नहीं छापी है, पर लोग जिनसे मिलता हूं वो कहते हैं आपकी किताब कहाँ मिलेगी। कोई पूछता है आप क्या करती हैं, मैंने कहा मैं टीचर हूँ। बोलते हैं किसे कहाँ पढ़ाती हैं? मैंने कहा जहां बच्चे मिल जाए मैं पढ़ा देता हूँ। पर वो ये सुनना चाहते हैं कि मैं कौन से स्कूल में नौकरी करता हूँ या मैं अफिलिएटेड कौन से स्कूल से हूँ। उन्हें एक टीचर की आइडेंटिटी काफी नहीं है उनके लिए। ये विचार तो जनता का है ना, ये तो जनता का विचार है, ये किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं। और जनता में सब ये विचार मानने लगे बिना इसको समझे। बेसिक साइकोलॉजी का वो था कि 5 बंदरों को एक साथ इकट्ठा करके एक एक्सपेरिमेंट है 5 monkeys का, आप आराम से खोज सकते हैं। 5 बंदरों को एक पिंजरे में कैद किया गया, वो बैठ के मांडव्य उपनिषद की किताब दे दी जाती तो शायद दुनिया में ज्यादा समझ जाती। उनको केला दे दिया गया। उनको कोई अच्छी किताब एक ही दे दी जाती तो शायद बेहतर हो जाती, पर उन्हें दिया क्या गया? देखिए बंदर भी इंसानों की तरह बिहेव करता है, पर आप उसे दे क्या रहे, रिवॉर्ड क्या दे रहे हैं आप उसे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अपने सोशल एक्सपेरिमेंट्स भी कैसे कर रहे हैं। डनिंग क्रूगर इफेक्ट जैसे एक थ्योरी आई जिसमें आप अपनी नॉलेज को, अपनी जो आपकी जानकारी है और आपका कॉन्फिडेंस जो है उसका एनालिसिस होता है।
कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। आप जब एकदम कम कॉम्पिटेंट होती हैं, अल्प ज्ञान में आप एकदम इतने ज्यादा उस लेवल पर होते हैं, कॉन्फिडेंस के लेवल पर, क्या बदलना ही नहीं चाहते। फिर धीरे धीरे आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और आप एक जर्नी पर निकलते हैं जहां पर आप अपनी भाषा को बेहतर करते हैं, आप साहित्य पढ़ते हैं अच्छा, आप अच्छे राइटर्स खोजते हैं, आप शायद खुद भी लिखने लगते हैं, आप वो चीजें अपने अंदर विकसित कर लेते हैं। और ये आज नहीं होगा, हो सकता है तुम 40 साल की उम्र पे लिखना शुरू करो, तुम उसके लिए तैयार रहो। तुम सोचोगे नहीं इंजीनियर बनूंगा, ये पैसा कमा के और यहाँ फ्लैट लूंगा और ऐसे करके रहूंगा, तुमने बांध दिया, तुम क्लियर हो फ्यूचर के बारे में, बट क्या तुम वहीं कैद होना चाहते हो? That is something that everyone has to decide. गालिब 40 साल बाद पॉपुलर हुए, जितने बढ़ा उनकी पॉपुलरिटी 40 साल बाद उरूज आया उसमें, धीरे धीरे और रिलेवेंट होते गए वो, एंड आज की तारीख में वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, इसलिए जीवित है, इसलिए नहीं कि बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत क्या चीज उनकी वो थी। He had something which cannot be explained. अगर वो सब समझ जाएंगे तो सब गालिब हो जाएंगे। गालिब का ही एक आप से रिलेटेड एक लाइन मैं रखना चाहूंगी यहाँ। अगेन मैं गालिब के शब्दों का तो यूज नहीं कर सकती, पर फिर से मैं अपने जो मुझे शब्द पता है मैं उन्हीं शब्दों में बोलूंगी, और वो है इंग्लिश में, द ड्रॉप ग्रोज हैप्पी बाय लूजिंग इटसेल्फ इन द रिवर। ओके, कतरा, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाए। बिल्कुल, तो मैं इतने अच्छे से बोल नहीं सकती थी, पर चूंकि मैं उनको पढ़ के समझना चाहती हूँ तो मुझे जो भाषा में समझ में आती है, और मैं चूंकि पानी से रिलेटेड ढूंढती रहती हूँ कि लोग हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा, कैसे कहा, किस तरह से कन्वे करना चाहा, और वो माध्यम कई हो सकते हैं। ऑथर किताब लिखते हैं, डांसर डांस करके शो करते हैं। हमने जैसे पिछले वीक हमने नवीना जाफा जी को बुलाया था वाटर आर्ट्स में, पहले गौरी राजेश जी आ चुकी हैं जिन्होंने स्टोरी टेलिंग हमें बताया स्कॉटलैंड से। उन्होंने जैसे बताया तो उन्होंने अपने आप को नदी में ढाल दिया, अपने आप को तालाब में ढाल दिया, ऐसे लग रहा था तालाब ही बात कर रही है हमसे। तो अलग अलग माध्यम है, और उस तरह से जो रिसर्चर्स होते हैं अपने साइंटिफिक पेपर्स लिखते हैं। तो कहना है, मैं ये चाह रही हूँ कि सब लोगों का अपना तरीका है दुनिया को बताने का, कि वो दुनिया को कैसे देखते हैं, देखना चाहते हैं, देखने की इच्छा रखते भी हैं, सपने में भी देखते हैं। सपनों की भी एक भाषा होती है, नहीं तो आप कैसे पता करेंगे कि सपना आपने कैसे देखा? वो माँ की जबान होती है, वो माँ की जबान होती है, और वो सबसे नेसेंट होती है। उसी तरह मुझे याद है अभी जब यूएन का अभी वाटर कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इतने सालों बाद उन्होंने फिर से रखा, उन्होंने एक सोशल मीडिया में एक कैंपेन रन किया कि आपकी भाषा में पानी को क्या कहा जाता है, तो आपकी भाषा में आब क्या है। तो मैंने उसको फॉलो किया ये देखने के लिए कि कितनी भाषाएं, कितने तरीके से लोगों ने एक्सप्रेस किया अपने रीजन में पानी को वो कैसे देखते हैं। कई लोगों ने कुछ कुछ लिखा भी। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि क्या हम अपने तरीके से जिस तरह देश में कई सारे विषयों पे चर्चा होती है, एक जैसे क्रिकेट हमारा बहुत कॉमन विषय है, फिल्म हमारा कॉमन विषय है, संगीत हमारा कॉमन विषय है, संगीत में काफी सारे चीजों को हम बात कर सकते हैं, क्या उसी तरह पानी भी हमारा एक कॉमन विषय, हम आपस में बात करने के लिए कोई भी भाषा हो, कोई भी तरीका हो, आप गाना गा के सुनाए, हम तबला बजा के सुनाए, या पेपर लिख के सुनाए, पर कन्वे तो कम्युनिकेट होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और यही हमारी कोशिश रही है, वाटर आर्ट्स बोलिए या वाटर थीसिस बोलिए, बुक रीडिंग बोलिए, या वेडनेसडेज फॉर वाटर जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें हम साइंटिफिक बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, किसी सब्जेक्ट मैटर पे बात करते हैं। और हम वाटर टॉकीज में जैसे बुलाते हैं फिल्म प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर को, टू द एक्सटेंट हमने श्याम बेनेगल सर को भी बुलाया और उनसे बात किया, उन्होंने जो फिल्म पे
काम किया है जो वाटर रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं हर इंसान पानी से जुड़ाव तो रखता है। तो हमारी छोटी सी एक कोशिश रहती है कि वो एहसास को जगाया जाए, जो रियलाइजेशन की आप लोग बात कर रहे थे। एजुकेशन सब ले सकते हैं, भाषा सबके पास है, उसके लिए भाषा के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है। एक ना यूनिवर्सिटी गया हुआ इंसान के पास भी भाषा है। तो क्या अगर हम ऐसे समाज में रहते हैं जिसके पास कन्वे करने की क्षमता है किसी न किसी तरह से, वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, यूनिवर्सिटी पढ़ा लिखा हो या ना यूनिवर्सिटी पढ़ा लिखा हो, तो क्या हम किसी एक सिचुएशन पे पहुंच सकते हैं और हम एक दूसरे को समझा सके कि चलिए हम पानी की दुविधा है, क्या ये हम एक दूसरे को समझा सके या समझ सके अपने लिए भी कि हाँ पानी की कोई दुविधा है और हम इसको वैसे नहीं यूज कर सकते जैसे हम अभी यूज करते हैं। तो क्या हम बदलाव अपने आप में ला सकते हैं, दूसरों में ला सकते हैं? इसके लिए कोई भी तरीके से आप समझाइए। आप पलाश और जाहिद आप अपने तरीके से समझा रहे हैं, दूसरे अपने तरीके से समझा रहे हैं, और हमको ये काम करते रहना है और हमको अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो और गांधी जी ने ये भी कहा है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन, फॉर द नीड बट नॉट इनफ फॉर द ग्रीड। तो क्या हम अपने बिहेवियर्स में चेंज ला सकते हैं? इसके लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। आपके लास्ट वर्ड्स मैं लेना चाहूंगी, बोथ पलाश एंड जाहिद, उसके बाद हम ये सेशन को क्लोज करेंगे। लास्ट लाइंस। जी, मैं तो दलाई लामा को कोट करना चाहूंगा, बिल्कुल क्योंकि करिए। अभी आपने जो बातें करी उससे मुझे वो बात याद आ गई। मैं जब कॉलेज में था, एक कंपटीशन था एनवायरनमेंट के बारे में ही, तो उसमें एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन था। तो मैंने उसमें दलाई लामा साहब की एक कोट लिखी थी कि इफ यू थिंक यू आर टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस, ट्राई स्लीपिंग विद अ मॉस्किटो बजिंग अराउंड। तो और ये बस एक टीजर है, मच्छरों और पतंगों का एक किस्सा है, उसकी चाबी है ये कोट। बिल्कुल जी जी। और मैं भी एक मुख्तसर सी बात कह के तमाम करना चाहूंगा कि देखिए, पानी का तसव्वुर, पानी को इमेजिन कितनी खूबसूरती से एक जबान में किया है, तुर्की में, टर्किश में। जब कोई आपके पास से बिछड़ रहा होता है, जा रहा होता है, कहीं दूर आपसे जा रहा होता है, तो हम विश करते हैं ना उसको अच्छे से जाना, अच्छे से मतलब कि खैर आफियत से रहना, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, ये सब बोलते हैं हम लोग। तो वहां पर कितनी पानी के जरिए से देखिए कितनी खूबसूरत बात कही गई है। और कहते हैं वो सुगिबी गीत सुगिबी गेल, जिसका मतलब होता है पानी की तरह जाना और पानी की तरह आना वापस। आना। इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है, इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है? मैं किसको क्या विश कर सकता हूँ इससे ज्यादा अच्छी बात, कि पानी की तरह जाना और पानी की तरह आना। पानी की वही तरह बात है, आना। पानी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और मैं सभी पार्टिसिपेंट से भी यही कहना चाहूंगी, पानी की तरह आज जाना और अगले वीक पानी की तरह आना, क्योंकि हमारा ये कॉन्वर्सेशन चलता रहेगा। हम कोशिश जी करेंगे फ्राइडे वाटर्स के सेशंस करते रहें, और वेंसडेज पर वाटर के सेशंस भी हमारे चलते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि हमारी एक खास प्रयास चल रही है, जो है वुमेन इन वाटर को हम प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत पुअर है। जबकि वुमेन को माना जाता है कि वो इज ऑन द रेसिपिएंट साइड, जो ज्यादा वल्नरेबल है, वो ज्यादा दुख झेलती है पानी के विषय में, क्योंकि उसके ऊपर घर के पानी का भी भार है। तो हमारा जो मंडे का सेशन होता है वो मंडे मंचिंग फॉर वुमेन इन वाटर है, जिसमें हम वुमेन लीडर्स को एक्नॉलेज करते हैं, उनके काम को देश तक पहुंचाते हैं। और हम चाहते हैं कि आप और भी वुमेन लीडर्स को हमारे साथ जोड़ें विकी वाटर रिसोर्स काउंसिल के थ्रू, ताकि हम अपने देश में वुमेन रिप्रेजेंटेशन लीडरशिप के थ्रू और ज्यादा ला सके। क्योंकि एक प्रोफेशनल वुमेन को हम प्रमोट करते हैं या उसकी लीडरशिप को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करते हैं, तो उसके साथ साथ हम 1000 वुमेन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। तो इसी बात के साथ मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ, और पलाश और जाहिद को खास धन्यवाद देती हूँ। और डेफिनेटली इस सेशन के बाहर भी हम चर्चा करते रहेंगे, पर ऑफिशियली सेशन को हम अब क्लोजर देंगे। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।